नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर सक्षम परिवार में। हम आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। तो टॉपिक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। हम देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। पहला, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हम देखते हैं 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भाग की बात करें तो संविधान में कहाँ इसका उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 324 का 329 का क तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। अगर इसकी संरचना की बात करें कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 1950 से लेकर 1989 तक 1950 से लेकर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय कमेटी थी। मतलब इसमें एक ही सदस्य हुआ करता था। फिर 1989 में 1989 में अक्टूबर 1989 में इसे एक से बढ़ाकर के 3 सदस्यीय बना दिया गया। ये व्यवस्था केवल एक साल ही चली और 1990 में एक बार फिर से निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय बना दिया गया, अर्थात जो 2 अन्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति की गई थी उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कमेटी के रूप में स्थापित किया गया और आज भी यही व्यवस्था चलती है कि भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद इनकी नियुक्ति करेगा कौन? तो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 मार्च 2023 को एक डिसीजन आया अनूप बर्नवाल केस में। कौन सा केस? अनूप बर्नवाल केस में एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाएगी, लेकिन इसके लिए एक समिति का गठन होगा और इस समिति में 3 सदस्य होंगे। इस समिति में कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। कौन कौन इस समिति का सदस्य होगा? तो इस समिति में भारत के प्रधानमंत्री, इस समिति में 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य कौन कौन होंगे इस 3 सदस्यों में? एक तो भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता ये 3 सदस्यीय कमेटी निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश करेगा और उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है निर्वाचन आयोग के बारे में। फिर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना हमने देखा 25 जनवरी 1950 को, तो इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस? 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदान दिवस। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2011 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। हम जानते हैं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। और ये पहले कितनी थी? 21 वर्ष। तो कब इसे 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? आर्टिकल हम जानते हैं, आर्टिकल 326 में उल्लेख मिलता है कि भारत में निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और जिसके लिए आयु न्यूनतम 18 वर्ष। प्रारंभ में यह आयु 21 वर्ष रखी गई थी और उसके बाद 61वें संविधान संशोधन 1989 से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर? मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई 21 से घटाकर। कब? 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से। ये था हमारा निर्वाचन आयोग। अगले टॉपिक की बात करें। अगला टॉपिक है हमारा वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन।
कहाँ उल्लेख मिलता है संविधान में? तो संविधान में भाग 12 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 280 के माध्यम से राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की बात करें या प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था। काम क्या होता है वित्त आयोग का? केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्सेस यानी कर प्राप्त होते हैं, राजस्व प्राप्त होता है, उसको किस प्रकार से विभाजन किया जाए, ये काम होता है वित्त आयोग का। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। और हम जानते हैं कि भारत के प्रथम वित्त आयुक्त कौन थे? के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयुक्त थे। ठीक है, प्रथम वित्त आयुक्त से एक नाम आपको जरूर याद रखना कि 10वें वित्त आयुक्त 10वें कौन थे? तो के.सी. पंत, कृष्णचंद्र पंत, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। 10वें वित्त आयुक्त थे। टाइम पीरियड की बात करें तो 1995 से लेकर 2000 तक ये वित्त आयोग के पद पर मौजूद रहे, वित्त आयुक्त रहे थे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? 15वें नंबर के हैं और इनका नाम है N.K. सिंह। ठीक है, N.K. सिंह वर्तमान में भारत के वित्त आयुक्त हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो हमने जैसे कि बात की करों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के ये आर्टिकल 280 में किसका उल्लेख मिलता है? वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। तो उसी तरह से राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 243 का आई एंड आर्टिकल 243 का वाई में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 वर्ष होता है। वर्तमान में N.K. सिंह हैं। प्रथम कौन थे? के.सी. नियोगी थे। उत्तराखंड से कौन थे? कृष्णचंद्र पंत। 1995 से लेकर 2000 तक इनने वित्त आयुक्त के पद पर कार्य किया। ठीक है, तो ये वित्त आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सी जानकारी। अगले टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कहाँ उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 16 में। संविधान के भाग 16 में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, गठन की बात करें तो 19 फरवरी 2004 को एक पृथक से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। प्रारंभ कहाँ से होता है इसका? 1978। आर्टिकल 338 की बात करें तो आर्टिकल 338 में ये प्रावधान मिलता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो कि इनके कल्याण के बारे में जानकारी दे। इसके तहत सरकार के द्वारा सबसे पहले 1978 में 1978 में सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और एक अनुसूचित जाति तथा जनजाति अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया। सबसे पहले 1978 में सरकार ने प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, संविधान में उल्लेख नहीं कर रखा था, प्रस्ताव पारित करके 1978 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि 65वें संविधान संशोधन कब? 1990। 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, आर्टिकल 338 में उल्लेख हो गया। 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। उसके बाद एक और बात, 89वें संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन और कब हुआ था ये? 2003 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों को पृथक कर लिया गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 65वें संविधान संशोधन 1990 से दोनों एक हैं। अभी अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग दोनों एक हैं, लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसके माध्यम से पृथक यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग सा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया। और उसके बाद यह प्रावधान लागू कब हुआ था?
गठन कह सकते हैं आप लागू 19 फरवरी 2004 को एक अलग से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या आ जाता है, अस्तित्व में आ जाता है। ये पूरी कहानी थी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग पहले एक थे, 65वें संविधान संशोधन से इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 89वां संविधान संशोधन 2003 से अलग अलग इन्हें कर दिया गया और ये अस्तित्व में कब आया, 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक अलग से आयोग के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है तो 3 वर्ष। कार्यकाल की बात करें तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष होता है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य 3 अन्य सदस्य इसमें मौजूद होते हैं। अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है उसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो इसका उपाध्यक्ष होता है उसे केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 3 साल इनका कार्यकाल होता है। रिपोर्ट की बात करें तो ये अपनी रिपोर्ट किसे पेश करते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। क्लियर, ये था हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। किसमें उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 338 में। अगले आयोग की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जनजाति के बारे में। सबसे पहले जनजाति शब्द कहाँ मिलता है हमें, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार जनजाति शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जनजाति से संबंध, जनजाति का अर्थ होता है वनवासी या जंगल के निवासी, ऐसे लोग जो समाज से पिछड़े हुए हैं, जो पहाड़ी, सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनकी भाषा, शैली, उनकी परंपराएं कुछ समाज से हटकर हैं, उनकी विशिष्ट शैलियां हैं, उन्हें हम जनजाति के रूप में दर्जा देते हैं। ठीक है, इन्हीं को मुख्य धारा में लाने के लिए जनजाति आयोगों का गठन किया गया था। अभी हमने जैसे देखा कि 1978 में क्या हुआ था, सबसे पहले 1978 में हमने देखा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का कैबिनेट के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद हमने देखा था 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा, ठीक है, इसी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आर्टिकल 338 में दोनों थे उस समय। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़, जनजाति के कल्याण और विकास के लिए सरकार के द्वारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा 1999 में। कब, 1999 में सरकार के द्वारा एक अलग सा जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई, अलग सा जनजातीय मंत्रालय, एक अलग से जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई। और उसके बाद हमने देखा कि 89वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। ठीक है, और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। ठीक, और उसके बाद हमने देखा कि अस्तित्व में कब आया, 19 फरवरी 2004 को एक अलग सा अनुसूचित जनजाति आयोग भी अस्तित्व में आ गया। इस अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किसमें मिलता है, इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 338 के क में। आर्टिकल 338 में क्या था, अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 का क यानी ए में क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल भी कितना होता है, सेम वही 3 वर्ष होता है। ठीक है, कार्यकाल भी कितना होता है इनके सदस्यों का, 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ठीक है 3 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति को ही ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं। जो अध्यक्ष होता है उसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो उल्लेख किसमें मिलता है, आर्टिकल 338 338 के क में अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख मिलता है। क्लियर। अगले टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। हालांकि संविधान में पिछड़ा वर्ग की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम पिछड़ा किसे कहते हैं, समाज में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को। कौन से, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को हमने बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़े वर्ग में रखा गया। आर्टिकल अनुच्छेद 15 के 4 में उल्लेख मिलता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या उल्लेख मिलता है, राज्य क्या कर सकता है,
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उसी तरह आर्टिकल 16 के 4 में उल्लेख मिलता है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान कर सकता है। ठीक है, 16 के 4 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर इनका भरपूर प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार इन्हें आरक्षण प्रदान कर सकता है। उसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 46 में देखते हैं कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के, ठीक है, शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी यानी धन संबंधित प्रावधान करेगा। ठीक है, उनकी शिक्षा से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने का क्या करेगा, प्रावधान करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 340 के अंतर्गत आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पिछड़े वर्गों, समाज में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आयोगों की स्थापना कर सकता है। और इसीलिए भारत में अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा 2 बार पिछले जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े थे उनकी जांच के लिए उनमें क्या सुधार किया जाए, इसके लिए 2 बार पिछड़े वर्ग आयोगों का गठन किया जा सकता है। पहली बार, ठीक है, अगले टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, पहले बार प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा पहली बार इनकी जांच के लिए एक आयोग बना गया जिसका नाम प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसी आयोग को हमने क्या नाम दिया, काका कालेलकर आयोग की संज्ञा दी है, नाम दिया। क्यों दिया, क्योंकि एक काका कालेलकर ये इसके अध्यक्ष थे। गठन की बात करें तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 फरवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर इस प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। क्या रिपोर्ट दी इनने, काका कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट दी कि सरकार को ये बताया कि भारत में इस वक्त कितने 2399 जातियों को पिछड़ी जातियों में रखने की बात की। इनकी पहचान की कि भारत में वर्तमान में 2399 जातियाँ क्या हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद इसी आयोग ने सिफारिश की कि प्रथम श्रेणी में 25%, सेकंड श्रेणी में 33% और तीसरी श्रेणी में 40% आरक्षण की बात इस आयोग ने द्वारा की गई थी। इसके अलावा इस आयोग ने सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की भी बात कही थी। क्या बात कही थी इसने, पहली श्रेणी में 25%, दूसरी श्रेणी में 33% और तीसरी श्रेणी में 40% आरक्षण की बात की थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज कर दिया था। सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की बात इस आयोग ने की थी। ठीक है, 2399 जाति को पिछड़ी जाति में रखने का बात इस आयोग ने की थी, लेकिन सरकार ने काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया, उनकी बातों को नहीं माना। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1977 में क्या होता है, सरकार बदल जाती है। ठीक है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन गई और इस सरकार के द्वारा भी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इस सरकार के द्वारा भी क्या हुआ, पिछड़ी जातियों के कल्याण और विकास के लिए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग। और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, मंडल आयोग। ठीक है, गठन कब हुआ था, 20 सितंबर 1978 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल आयोग का गठन किया गया था। रिपोर्ट इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अध्यक्ष कौन थे, वीपी मंडल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल इस आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अब मंडल आयोग ने क्या क्या रिपोर्टें अपनी सबमिट की उसकी बात करते हैं। मंडल आयोग ने 3743 जातियों को, कितना, 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों में पिछड़ी जाति में रखने की बात कही थी। उसके अलावा सरकारी सेवा में मंडल आयोग के द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए कितना परसेंट, 27% आरक्षण की बात मंडल आयोग के द्वारा की गई थी। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में कितना परसेंट, 27% आरक्षण की बात कही गई थी। इस मंडल आयोग की रिपोर्ट को सरकार के द्वारा कब माना गया, 1990 आ जाता है।
1990 का साल आया। प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। उसके बाद 1991 में प्रधानमंत्री, ठीक है, 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। उसके बाद 1991 में प्रधानमंत्री बदले, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और नरसिम्हा राव ने भी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात कही, घोषणा कर दी। किसने? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने क्या कर दिया? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। उसके बाद आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो जब पीवी नरसिम्हा राव ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की घोषणा कर दी तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया 1992 में, साल 1992। और केस था इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ। ठीक है, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ का मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया जिसमें ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण था उसे मान्यता प्रदान कर दी कि हाँ, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण जो मंडल आयोग ने सिफारिश की सही है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उसको 10% आरक्षण की घोषणा जो की गई थी उसे नकार दिया गया। ये कहते हुए नकार दिया गया कि संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही गई है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, और साथ साथ इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसीजन दिया कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार क्या करें, पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगों की स्थापना करें। और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को मानते हुए 1993 में 1993 इंपॉर्टेंट 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन कर दिया गया। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया। कब? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार ने 102वां संविधान संशोधन किया। कब? 2018 में वर्तमान सरकार ने 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसको कहाँ स्थान मिला? संविधान के आर्टिकल 338 के बी या ख में इसको उल्लेख किया गया, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। एक और बात, वर्ष 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया गया और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को यानी ट्रांसजेंडरों को किसके रूप में? तीसरे लिंग के रूप में किन्नरों को तीसरे लिंग यानी महिला, पुरुष और इसके अलावा तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की और सरकार को ये निर्देश दिया कि आप किन्नरों को किस में शामिल किया जाए? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास में, यानी पिछले वर्ग में किन्नरों को यानी ट्रांसजेंडरों को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को ओबीसी में शामिल करने की बात कही। ठीक है, और उसके बाद हमने फाइनली देखा कि अभी क्या क्या आर्टिकल 338 में किसकी बात की गई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। 338 के क में अनुसूचित जनजाति आयोग का और 338 के ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।